A very warm welcome to all my students. तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं थाइमस ग्लैंड. Thymus gland is a small organ behind the breastbone that plays an important function both in immune system and endocrine system. तो अगर हम थाइमस ग्लैंड की बात करेंगे तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्लैंड है हमारे बॉडी में, जो एंडोक्राइन सिस्टम की तरह भी काम करता है और ये लिम्फाइट ऑर्गन की तरह भी काम करता है, जो मेनली इम्यून सिस्टम में पार्टिसिपेट करता है. तो इसीलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इसको माना जाता है. तो अगर हम थाइमस ग्लैंड जो एट्रोपी देखेंगे, जो उसका जो डीके है, सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम प्यूबर्टी and its effect in training T lymphocyte to fight infection and even cancer last for a lifetime. तो अगर थाइमस ग्लैंड जो है वो प्यूबर्टी के बाद डीके होना स्टार्ट हो जाता है, इसका डिस्ट्रक्शन या ये मेनली रिड्यूस हो जाता है साइज़ में. ठीक है. और मेनली जो थाइमस ग्लैंड है वो टी सेल्स को ट्रेन करता है कि वो इन्फेक्शंस के साथ फाइट करे, और इवन कैंसर्स के साथ भी. कब तक? जब हम जितना हम हमारे लाइफ टाइम में तब तक ये हमको जो हमारे टी सेल्स हैं उनको ट्रेन करता है कि आपको जो इन्फेक्शन है उनके साथ फाइट करना है. ओके. सो अगर हम एनाटॉमी की बात करेंगे या लोकेशन की बात करेंगे, जो थाइमस ग्लैंड है वो मेनली चेस्ट में पाया जाता है. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डायरेक्टली बिहाइंड द ब्रेस्ट बोन. जो ब्रेस्ट बोन है उसके पीछे, जिसको हम स्टर्नम बोलते हैं, उसके पीछे, और जो हार्ट है उसके सामने, और जो लंग्स है उन दोनों के बीच में, और उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ द एंटीरियर मेडिस्टीनियम. ओके. सो कभी कभार जो थाइमस ग्लैंड है वो इस लोकेशन के बजाय दूसरे लोकेशंस भी में पाए जाते हैं, जैसे कि नेक में पाया जाता है, थायराइड ग्लैंड के पास पाया जाता है, या जो लंग्स है उसके सरफेस के ऊपर भी पाया जाता है. और कभी कभार जो ब्लड वेसल्स है और जो जहाँ और जो ब्रोंका है जो एंटर हो रहे हैं लंग्स में, वहाँ पे भी ये पाया जाता है. तो ये क्या है, एक टॉपिक लोकेशन है. नॉर्मली वो ब्रेस्ट बोन के पीछे, हार्ट के सामने, और जो लंग्स है उनके बीच में, जो मेडिस्टीनियम है, इंटीरियर मेडिस्टीनियम, वहाँ पे पाया जाता है. तो थाइमस ग्लैंड को थाइमस ग्लैंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो थाइम लीफ की तरह है. ठीक है, जिसको हम पिरामिड शेप बोलते हैं. तो उसकी वजह से उसको थाइमस कहा गया है. एंड मेनली थाइमस के दो लोब्स पाए जाते हैं. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इट इज़ डिवाइड इनटू टू लोब्स. ओके, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब. तो और जो लोब्स हैं वो फर्दर डिवाइडेड है किसमें, लोब्यूल्स में. आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो कोई एक जो पार्ट पार्ट जो यहाँ बना हुआ है. ठीक है, दैट आर द लोब्यूल्स. ओके. तो अगर हम लोब्यूल्स में देखेंगे तो लोब्यूल्स को का टीएस देखेंगे तो लोब्यूल इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू द मेडुला एंड कॉर्टेक्स. ठीक है. तो जो आउटर सरफेस है उसको हम क्या बोलते हैं, जो आउटर पार्ट है उसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं, और जो अंदर है दैट इज़ द मेडुला. तो जो कॉर्टेक्स है उसमें मेनली जो इमेच्योर टी लिम्फोसाइट्स है वो पाया जाता है, और जो मेडुला है जो इनर पार्ट है उसमें जो मेच्योर टी सेल्स है वो पाया जाता है. ओके. तो थाइमस ग्लैंड को लिम्फाइड ऑर्गन भी कंसिडर किया जाता है, विच इज़ एन ऑर्गन ऑफ द इम्यून सिस्टम, जो सिमिलर है किसकी तरह, टॉन्सिल्स की तरह, एडिनोइड्स की तरह, और स्प्लीन की तरह. ओके. तो अगर हम थाइमस ग्लैंड में सेल्स के बारे में देखेंगे तो मेनली तीन टाइप्स के सेल्स पाए जाते हैं, इपिथेलियल सेल्स, कुलचिट्स्की सेल्स, और थाइमोसाइट्स. जो इपिथेलियल सेल्स हैं वो मेनली सरफे इट लाइंस द बॉडी सरफेस एंड कैविटीज़. अगर हम कुछ सेल्स की बात करेंगे, कुलचिट्स्की सेल्स की बात करेंगे, सो जो कुलचिट्स्की सेल्स है दीज आर द हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स प्रेजेंट इन द थाइमस, या जिसको हम न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स कहते हैं. तो उसके बाद जो तीसरा सेल्स है दैट इज़ द थाइमोसाइट्स. वो थाइमोसाइट्स वो सेल्स है जो मेनली मेच्योर टी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करता है, या जो मेच्योर टी लिम्फोसाइट्स है उसमें डेवलप हो जाते हैं. अगर हम थाइमस ग्लैंड की बात करेंगे तो वहाँ पे कुछ दूसरे सेल्स भी पाए जाते हैं. तो उसमें से एक है मैक्रोफेजेस. तो मैक्रोफेज को गार्बेज ट्रक भी कहा जाता है इम्यून सिस्टम का. तो मेनली ये क्या करता है, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स है
उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, इसीलिए इसको गार्बेज ट्रक कहते हैं। तो वहाँ पे कुछ डेंड्राइटिक सेल्स भी प्रेजेंट रहते हैं और कुछ बी लिम्फोसाइट्स भी पाए जाते हैं जो थाइमस में रिजाइड करते हैं। तो थाइमस के अंदर और सेल्स भी रहते हैं जैसे कि मायोइड सेल्स जो मसल्स लाइक सेल्स है। तो ये कुछ सेल्स हैं जो थाइमस ग्लैंड में पाए जाते हैं। तो जैसे जैसे एज होता जाएगा वैसे वैसे जो थाइमस है वो क्या होगा, वो साइज में रिड्यूस हो जाता है। ठीक है। तो मेनली जो बच्चे हैं या जो इन्फेंट्स हैं उनमें थाइमस का ग्लैंड बहुत ज़्यादा रहता है। बट जैसे जैसे वो प्यूबर्टी की तरफ जाएंगे तो वैसे वैसे उनका साइज़ और बढ़ता जाएगा और फाइनली प्यूबर्टी के बाद उनका साइज़ फिर रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा टिल द ओल्ड एज। सो अगर हम एल्डरली पीपल की बात करेंगे, जो बूढ़े लोग हैं, उनमें ये जो थाइमस ग्लैंड है वो क्या हो रहता है, बहुत ही स्मॉल रहता है और नॉर्मली वो रिड्यूस होता जाएगा जैसे जैसे हमारी एज ज़्यादा होती जाएगी, हम बूढ़े होते जाएंगे। बट कभी कभार कुछ केसेस में जो बच्चे हैं उनमें भी जो ये थाइमस ग्लैंड है उसका एट्रोफी हो जाता है, उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है, जिससे बहुत सारे डिजीज़ डेवलप होते हैं उस पर्टिकुलर चिल्ड्रन में, उस पर्टिकुलर बच्चे में या उस पर्टिकुलर इंसान में। तो जो टर्म हम यूज़ करते हैं मेनली जो थाइमस ग्लैंड के एट्रोफी को, जो प्यूबर्टी के बाद स्टार्ट होता है ओल्ड एज तक, मींस जो थाइमस ग्लैंड का रिडक्शन होता है, उस टर्म को या उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, थाइमिक इन्वोल्यूशन बोलते हैं। अगर हम फंक्शन देखेंगे थाइमस ग्लैंड का, तो जो थाइमस ग्लैंड है बहुत एक्टिव रहता है बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक। उसके बाद जब धीरे धीरे ओल्ड एज होता जाएगा तो वैसे वैसे इसका फंक्शन कम होता जाता है और ये लिम्फेटिक ऑर्गन की तरह भी काम करता है और एक एंडोक्राइन ऑर्गन की तरह भी काम करता है। एंड और मेनली जो एंडोक्राइन सिस्टम में पार्टिसिपेट करता है बाय रिलीजिंग हॉर्मोन्स। तो अगर हम हॉर्मोन्स की बात करेंगे विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द थाइमस ग्लैंड, तो जो पहला हार्मोन है दैट इज़ द थाइमोसिन। तो थाइमोसिन क्या करता है, थाइमोसिन चेंजेस लिम्फोसाइट्स इनटू टी सेल्स। तो जो भी लिम्फोसाइट्स होंगे उनको वो टी लिम्फोसाइट्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जो भी लिम्फोइड सेल्स होंगे उसको टी लिम्फोसाइट्स में कन्वर्ट करता है। हम ऐसा बोल सकते हैं टी सेल्स डेवलपमेंट में ये जो थाइमोसिन है वो हेल्प करता है। देन दूसरा जो हार्मोन है दैट इज़ द थाइमोपोइटिन। तो थाइमोपोइटिन का अननोन पर्पस है बट ऐसा माना जाता है कि थाइमोसिन इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द टी सेल्स डिफ्रेंशिएशन इनटू डिफरेंट टाइप्स, जैसे कि टी हेल्पर सेल्स है, टी साइटोटॉक्सिक सेल्स है या टी रेगुलेटरी सेल्स है। तो उनमें डिफ्रेंशिएट या उनमें डिफ़र होने के लिए ये जो थाइमोपोइटिन है वो हेल्प करता है। देन उसके बाद है थाइमिक फैक्टर और ह्यूमरल फैक्टर। जो ह्यूमरल फैक्टर है वो मेनली बी सेल्स डेवलप करता है और जो थाइमिक फैक्टर है इट डिवाइड्स द टी सेल इनटू डिफरेंट एरियाज ऑफ आइडेंटिफिकेशन। तो ये जो थाइमिक फैक्टर है वो डिफरेंट एरियाज में जो टी सेल्स है उनको डिफ्रेंशिएट करता है, मेनली उनके आइडेंटिफाई करने के बाद वहाँ पे कौन सा टी सेल चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग जो टी सेल्स है उसको डिवाइड करता है। जो थाइमिक ह्यूमरल फैक्टर है इट ऑल्सो एक्ट सिमिलर टू थाइमोसिन बट इन इंक्रीज द इम्यून रिस्पॉन्स टू वायरस इन पर्टिकुलर। जो ये ह्यूमरल फैक्टर है, मेनली थाइमिक ह्यूमरल फैक्टर, ये क्या करता है, वो थाइमोसिन की तरह ही काम करता है बट कभी कभार जो वायरस अगर बॉडी में एंटर हुआ तो उसके अगेंस्ट ये बहुत स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप करता है। तो जो थाइमस ग्लैंड है इन हार्मोन्स के साथ साथ कुछ और हार्मोन्स भी बहुत ही कम अमाउंट में प्रोड्यूस करता है, जैसे कि इंसुलिन है या मेलाटोनिन है, बट बहुत ही कम अमाउंट में। ठीक है, जो नॉर्मल जो ग्लैंड्स है वो प्रोड्यूस करते हैं उतने अमाउंट में नहीं, बल्कि बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में ये जो मेलाटोनिन है और इंसुलिन है वो प्रोड्यूस होते हैं। ओके। सो जो थाइमस ग्लैंड में जो एपिथेलियल सेल्स है उनके पास रिसेप्टर्स रहते हैं जिसके थ्रू वो हार्मोन्स जो दूसरे हार्मोन्स है उनको रेगुलेट कर सकते हैं और उनके फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। हम सिंपली ऐसा भी बोल सकते हैं सेल्स इन द थाइमस ग्लैंड
such as epithelial cells also have receptors through which other hormone can regulate its function. जो दूसरे हार्मोन से इसके फंक्शंस को रेगुलेट कर सकते हैं through the receptors present on the epithelial cells of the thymus gland. देन अगर हम कुछ एसोसिएटेड कंडीशन देखेंगे थाइमस ग्लैंड के, तो कुछ डिफेक्ट्स रहते हैं. अगर थाइमस ग्लैंड में कुछ डिफेक्ट रहा तो उस पर्टिकुलर पर्सन में कुछ डिसऑर्डर्स डेवलप हो सकते हैं या कुछ कंडीशंस डेवलप हो सकते हैं जो उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए क्या होंगे, हार्मफुल होंगे. तो बहुत सारे डिजीज़ हैं, डिसऑर्डर हैं, ठीक है, जो हमारे थाइमस ग्लैंड्स को इफ़ेक्ट कर सकता है. जैसे कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स रहते हैं. जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँगा तो डिजॉर्ज सिंड्रोम है, ठीक है, या डिजॉर्ज जो डिजीज़ है अगर वो किसी ह्यूमन में होगा तो उसका जो थाइमस ग्लैंड है वो क्या होगा, वो डिफेक्टेड होगा. तो वैसे बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर है जो बर्थ के टाइम पे प्रेजेंट होगा. या अगर थाइमस ग्लैंड में कैंसर हुआ, जो मेनली ऑल्डर जो पीपल इसमें देखा जाता है, तो उससे भी कुछ डिफिशेंसी या डिफेक्ट देखने को मिलता है हम ह्यूमंस में या उस पर्टिकुलर पर्सन में. तो ये जो डिसऑर्डर्स है किसके, जैसे कि जो जेनेटिक डिसऑर्डर है या जो भी कैंसर है, तो हमारे थाइमस ग्लैंड को डिस्ट्रॉय कर सकता है. अगर हमारा थायराइड जो थाइमस ग्लैंड है वो डिस्ट्रॉय हो गया या जो थाइमस ग्लैंड है वो एक्सेसिवली काम करने लगा, तो या तो हमारी जो इम्यूनिटी है वो कम हो जाएगी या इम्यून सिस्टम में कोई डिफिशिएंसी आ जाएंगी, या जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो हमारे अगेंस्ट ही एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यूनिटी. ठीक है, तो हमारे थाइमस ग्लैंड में अगर डिफेक्ट होगा तो या तो ऑटो इम्यूनिटी होगी या तो कोई जो इम्यून सिस्टम है उसमें क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा. जो इम्यून सिस्टम है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा या जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाएगा. ओके, तो जैसे कि एग्जांपल अगर मैं दूंगा ऑटो इम्यूनिटी का, जैसे मैस्थेनियस ग्रेविस है और जो हाइपोगेमोग्लोबिनिमिया है, तो ये कुछ डिसऑर्डर से किसके, थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड्स के. अगर थाइमस ग्लैंड्स का डिफेक्ट हुआ तो ये जो डिसऑर्डर से वो देखने को मिलते हैं उस पर्टिकुलर पर्सन में. देन बहुत सारे और डिफेक्ट्स हैं जैसे कि हाइपोप्लेशिया है, एपिलेशिया ऑफ थाइमस है, देन थाइमिक फॉलिकुलर हाइपरप्लेशिया है, थाइमिक सिस्ट है और थाइमस ग्लैंड के ट्यूमर्स हैं. तो ये जो जितने भी डिजीज़ हैं उससे क्या होता है, उससे आपका जो थाइमस ग्लैंड है वो डिफेक्ट होगा. अगर थाइमस ग्लैंड डिफेक्ट होगा तो आपके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम डेवलप होगी. अगर हम हाइपोप्लेशिया एपिलेशिया ऑफ थाइमस की बात करेंगे तो ये जो डिसऑर्डर है वो मेनली जो डी जॉर्ज सिंड्रोम है उसकी वजह से डेवलप होता है. तो जो डी जॉर्ज सिंड्रोम है उसमें क्या होता है, मेनली जो थाइमस फंक्शन है वो रिड्यूस्ड होगा या थाइमस जो फंक्शन है वो एब्सेंट होगा. ठीक है, तो वहाँ पे जो थाइमिक जो भी फंक्शन होगा, जैसे कि टी सेल मैचुरेशन है या टी सेल डिफरेंशिएशन है, वो प्रॉपरली हो नहीं पाएगा. तो ये मेनली जो डी जॉर्ज सिंड्रोम है वो बच्चों में ज़्यादा देखा जाता है क्योंकि वहाँ पे एक जीन है उसका म्यूटेशन हो जाता है जिससे उस पर्टिकुलर बच्चे में जो इम्यून सिस्टम है बहुत ही कम होता है या उसमें इम्यूनो डिफिशिएंसी डेवलप हो जाती है. और साथ साथ में उस पर्टिकुलर पर्सन में हाइपोपैराथायरॉयडिज्म भी देखने को मिलता है. ठीक है, दूसरा जो डिजीज़ है दैट इज़ द थाइमिक फॉलिकुलर हाइपरप्लेशिया. तो इसमें क्या होता है, जो लिम्फॉइड फॉलिकल्स है थाइमस ग्लैंड में उसका इन्लार्जमेंट हो जाता है. ठीक है, तो ये मेनली अगर उसका इन्लार्जमेंट हुआ तो उस पर्टिकुलर ह्यूमन में या उस पर्टिकुलर पर्सन में क्या हो जाता है, ऑटो इम्यून डिजीज़ जो डेवलप हो जाता है, जैसे कि मेस्थेनियस ग्रेविस है, ग्रेव्स डिजीज़ है और ल्यूपस है, जिससे उस पर्टिकुलर ह्यूमन में ऐसे इम्यून एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगे जो उसी ह्यूमन के सेल्स के अगेंस्ट इम्यूनिटी शो करता है या उसको डिस्ट्रॉय कर देता है. तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यूनिटी. जैसे कि मेस्थेनियस ग्रेविस है, मेस्थेनियस ग्रेविस में क्या होता है, जो हमारा एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर से न्यूरॉन्स में वो डिस्ट्रॉय हो जाता है. ठीक है, हमारा एंटीबॉडीज़ को डिस्ट्रॉय कर देता है जिससे क्या होता है, जो मसल्स है उस तक वहाँ सिग्नल प्रॉपरली पहुँच नहीं पाता है और जो मसल से बहुत ही स्लो कंट्रैक्शन शो करता है. ओके, देन जो तीसरा है दैट इज़ अ थाइमिक सिस्ट. तो थाइमिक सिस्ट भी डेवलप हो जाता है. तो जो थाइमिक सिस्ट है वो क्या है, इंसिडेंटल फाइंडिंग है बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट दे समटाइम्स हाइड कैंसर. ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो थाइमिक सिस्ट, क्योंकि कभी कभार वो कैंसर डेवलप होने नहीं देता है, जैसे कि थाइमोमा है या लिम्फोमा है.
और थाइमस ग्लैंड का कैंसर भी देखा गया है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूमर्स ऑफ थाइमस ग्लैंड। तो अगर थाइमस ग्लैंड में ट्यूमर हुआ, सो मेनली जो एपिथाइमिक एपिथेलियल सेल्स है उनमें ट्यूमर्स डेवलप हो जाते हैं। तो जो वो ट्यूमर्स है वो बिनाइन भी हो सकता है, मेलिग्नेंट भी हो सकता है, दैट इज़ यूजुअली हार्मलेस, बिनाइन हार्मलेस रहता है। और जो मेलिग्नेंट है वो कैंसरियस हो सकता है। तो इससे क्या होता है, जो थाइमस है, दे में occur in the usual location of the thymus gland in the mediastin, but also in other regions where the thymus gland is sometimes located, such as the neck, thyroid gland or on the lungs। तो मेनली जो थाइमस है जो मेडिस्टियन में है वहाँ पे डेवलप होता है, बट कभी कभार थाइमस के सराउंडिंग में जो रीजन है वहाँ पे भी जो कैंसर है वो डेवलप हो सकता है। अगर उस पर्टिकुलर ह्यूमन में ट्यूमर हुआ थाइमस का, तो डिफरेंट टाइप्स के जो थाइमिक कैंसर्स हैं वो देखने को मिलता है, जैसे कि थाइमिक लिम्फोमास है, या जर्म सेल ट्यूमर्स है, या कार्सिनोनॉइड्स है। अगर हम थाइमोमास की बात करेंगे तो उसमें क्या होता है, जो ट्यूमर है वो मेनली चेस्ट के पास रहता है, जिससे जो ब्रेथ है उसमें शॉर्टनेस देखने को मिलती है, ठीक है। पेरोप्लास्टिक सिंड्रोम्स देखने को मिलता है। और इसी तरह बहुत सारे और डिजीज़ हैं जो इस ट्यूमर्स ऑफ थाइमस ग्लैंड में हमको देखने को मिलता है, जैसे कि माइस्थेनियस ग्रेविस है, या हाइपो ग्लोब्यूलीमिया। तो वो क्या है, तो इट्स ए लो लेवल ऑफ एंटीबॉडीज़, ठीक है। तो एंटीबॉडी के जो लेवल है बहुत ही कम हो जाता है। तो मेनली ये 10% ऑफ द पॉपुलेशन में देखने को मिलता है, ये जो हाइपो गामा ग्लोबो लीनीमिया है, ठीक है। देन प्योर रेड सेल एपेलिशिया, तो ये एक ऐसा एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसमें जो टी सेल्स है वो जो रेड ब्लड सेल्स है उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे वो जो पर्सन है वो एनीमिक हो जाता है। और उसमें जो रेड ब्लड सेल्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो मेनली ये 5% पीपल में देखने को मिलता है। और जो मेस्थेनियस ग्रेविस है उसमें मैंने आपको बताया जो एस्टाइल कोलिन रिसेप्टर्स है उनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो ये 25% ऑफ पॉपुलेशन में देखा गया है। ओके, सो अगर हम इम्पोर्टेंस देखेंगे मेनली इस थाइमस ग्लैंड का, सो इट क्रिएट्स द इम्यून सिस्टम एंड हेल्प्स प्रिवेंट डिजीज एंड इन्फेक्शन। तो जो इम्यून सिस्टम है इसको स्ट्रॉन्ग करता है, जिससे इन्फेक्शन और जो डिजीज़ है वो उस पर्टिकुलर इंसान में डेवलप नहीं होता है। और मेनली जो फॉरेन पार्टिकल्स है, जो फॉरेन इन्वेडर्स है, उनके लेवल को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। उनके लेवल को होम्योस्टेसिस करके रखता है। तो अगर बाहर से कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी में आया, तो जो थाइमस ग्लैंड है उसके थ्रू जो एक्टिवेशन हुआ था टी सेल्स का या बी सेल्स का, वो उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। और अगर हम बात करेंगे तो विदाउट थाइमस, अगर हम थाइमस का डिसेक्टोमी हो गया, ठीक है, या हम ऐसा बोल सकते हैं, अगर हमने थाइमस को डिस्ट्रॉय हो गया या थाइमस थाइमस का एट्रोपी हो गया, तो उस पर्टिकुलर पर्सन में बहुत सारे डिजीज़ देखने को मिलेगा, या बहुत सारे डिजीज़ उस पर्टिकुलर पर्सन में डेवलप होगा। तो अगर हम कंट्रोल की बात करेंगे या मेनली रेगुलेशन की बात करेंगे, तो थाइमस हार्मोन के लिए या थाइमस ग्लैंड के लिए कोई एंटागोनाइज हार्मोन नहीं है, ठीक है। जैसे कि इंसुलिन के लिए ग्लूकागॉन था, ग्लूकागॉन के लिए इंसुलिन था, वैसे इस थाइमस ग्लैंड के लिए कोई भी एंटागोनिस्टिक हार्मोन नहीं है जो इस थाइमस ग्लैंड को रोकेगा थाइमोसिन या जो भी थाइमस हार्मोन है वो प्रोड्यूस करने से। तो बहुत ही कम थाइमस ग्लैंड के जो फीडबैक मैकेनिज़्म है वो उसके बारे में नॉलेज है, या उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है बहुत ही कम है। ओके, तो अगर अर्ली ग्रोथ देखने को मिला, तो जो थाइमस ग्लैंड है उसमें जो सेल्स है वो एंटर होने से रुक जाते हैं, और ये मेनली ये अर्ली चाइल्डहुड में देखा गया है। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया थाइमस माल फंक्शन, दैट इज लोअर प्रोडक्शन ऑफ टी सेल्स, बहुत ही कम टी सेल्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। हायर ससेप्टेबिलिटी टू डिजीज एंड इन्फेक्शन, जो पर्सन है जिसमें थाइमस ग्लैंड की कमी होगी या थाइमस हार्मोन की कमी होगी, तो उसमें वो जो पर्सन है वो बहुत ससेप्टेबल है, इजीली कोई भी डिजीज़ उसको लग सकता है, जैसे कि नमोनिया, कोलेरा, ठीक है। देन ये वो जो पर्सन है, दैट इज़ जिसमें थाइमस माल फंक्शन है या थाइमस प्रॉपरली प्रेजेंट नहीं है, तो उसमें बहुत सारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर देखने को मिलता है, जैसे कि HIV एड्स है, कैंसर है, डिजॉर्ड सिंड्रोम है, ये सब चीज़ें उसमें उस पर्टिकुलर पर्सन में देखने को मिलेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द थाइमस ग्लैंड एंड इट्स हार्मोन। थैंक यू।